गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास एमएससी प्री, सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है यूनिट 3 का पार्ट नंबर बी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इसका ये पार्ट मैंने आपको करवा दिया है और आज हम बी पार्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जिसके पार्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, 1 नंबर वीडियो की बात कर रहे हैं। आज हम इस नई चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, एरोमेटिक का मतलब जो कंपाउंड एरोमेटिक है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन की बात करते हैं। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन जो होती हैं वो ही कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है। जैसे बेंजीनिंग हो गया या बेंजीनिंग से संबंधित कोई भी कंपाउंड है वो इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं आसानी से। और इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है एरेनियम आयन मैकेनिज्म। एरेनियम आयन मैकेनिज्म, एरेनियम आयन मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब करते हैं तो बेंजीन रिंग के अंदर जो बेंजीनिंग इस रिएक्शन को संपन्न कर रही है तो उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है और उस इंटरमीडिएट को बोला जाता है एरेनियम आयन। उस इंटरमीडिएट को बोला जाता है एरेनियम आयन या उसको बोला जाता है वीलैंड इंटरमीडिएट। क्योंकि जब पहले जो रिएक्शन करवाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है और उस बेंजीनिंग पर अटैक करता है और अटैक करने के दौरान वो स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और इसके अंतर्गत दो स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसीलिए इसका जो मैकेनिज्म जो होता है वो SE2 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होता है। यानी कि ये रिएक्शन जो होती है वो SE2 मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। जैसे हमारे पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे ये, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया और रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो स्टेप के अंदर हो रही है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो एक बड़े ब्रैकेट के अंदर इसकी कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती हैं, उनको हम शो कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे ये इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफर हुए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H और Y यहाँ जुड़ जाएंगे या H और इलेक्ट्रोफाइल जो आया है वो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ये फर्स्ट नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। और उसके बाद में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसको दोनों तरफ से तीर के निशान से शो किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये पहले था ही और H और Y, ये सेकंड नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और H और Y इस तरीके से 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगी। और उसके बाद में इसको ट्रिपल बॉन्ड से शो किया जाएगा और इसे नेगेटिव इस प्रकार से शो करते हैं H और Y, जिसको वीलैंड इंटरमीडिएट या एरेनियम आयन बोला जा सकता है। एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बोला जा सकता है। उसके बाद में यहाँ से ये रिएक्शन फास्ट होती है और उसके बाद में
H जो होता है वो बाहर निकलता है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर जुड़ता है और इस प्रकार प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये था एरेनियम आयन मैकेनिज्म से संबंधित थोड़ा सा फ्लो चार्ट। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, 3 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये स्लो स्टेप होगा जिसके अंदर 1 और 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं। तो अभिक्रिया जो रिएक्शन है हमारी उसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो सेकंड ऑर्डर होगा, इसलिए इसको बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म से भी शो कर सकते हैं। ये था एरेनियम आयन मैकेनिज्म जिसके अंदर एरेनियम आयन कैसे बनता है। फिर एविडेंस किसके एविडेंस? एरेनियम आयन के। तो एविडेंस फॉर द एरेनियम आयन मैकेनिज्म, एरेनियम आयन मैकेनिज्म, एरेनियम आयन मैकेनिज्म के एविडेंस क्या हैं उनकी चर्चा करें। तो सबसे पहला आता है आइसोलेशंस फॉर एरेनियम आयन इंटरमीडिएट, एरेनियम आयन इंटरमीडिएट। एरेनियम आयन इंटरमीडिएट का आइसोलेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, Me और Me, ये कोई रिएक्टेंट है और इसको क्या नाम दिया जाता है? मेसिटिलीन। ये क्या है? मेसिटिलीन है, ठीक है। इसकी ETF BF3 की प्रेजेंस में और लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाने के दौरान एरेनियम आयन बनता है इस प्रकार, Me और Me जहाँ है वहीं, और यहाँ ET और H इस प्रकार। और ये जो होगा वो हो जाएगा एरेनियम आयन मैकेनिज्म जिसका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। लास्ट में यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है और एरेनियम आयन का आइसोलेशन हो जाता है और एरेनियम आयन से एक प्रोडक्ट बन जाता है Me और Me, और इसके साथ में यहाँ पर ET जो होता है वो क्या कर लेता है? बॉन्डिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर एरेनियम आयन मैकेनिज्म के जो एविडेंस है उसमें पहला एविडेंस था आइसोलेशन ऑफ एरेनियम आयन मैकेनिज्म। इसका दूसरा एविडेंस है आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट, आइसोटोप का मतलब एक जो एटम होते हैं उसके अलग अलग आइसोटोप हो सकते हैं। तो रिएक्शन सिस्टम के अंदर अगर डिफरेंट टाइप के आइसोटोप पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? आइसोटोप इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके अंदर भी मान लो हमारे पास कोई आइसोटोप से संबंधित कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आया और जो एरेनियम आयन बनेगा वो तो इसी प्रकार बनेगा, ठीक है, इसी प्रकार H और Y, और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और इसके साथ में जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार आइसोटोप इफेक्ट भी पड़ता है इसके दौरान। तो ये 2 एविडेंस थे एरेनियम आयन मैकेनिज्म के।
तो मैंने इसके अंदर होने वाला जो प्रोसीजर था वो एक मोटे तरीके से समझा दिया आपको। बाकी आपके पास नोट्स हैं, उनमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर उसके बाद में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर टिपिकल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर टिपिकल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एक एरेनियम आयन किस प्रकार बनता है उसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हम बात करें तो यहाँ पर ये किसको शो करेगा, एनर्जी को, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को। अब देखिए रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई इस प्रकार, यहाँ पर रिएक्टेंट बन रहा है। रिएक्टेंट जो हम काम में ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं बेंजीन और उस पर इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया और H पॉजिटिव बाहर निकल गया। दो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, एक क्या बना है इंटरमीडिएट, ये हम करते आए हैं हमेशा से। तो इसको ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और इसको ट्रांजिशन स्टेट सेकंड कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास बेंजीन थी और उसके साथ में जो H और Y यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आया और उसने क्या की, बॉन्डिंग की। दूसरे जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ने तो बॉन्डिंग कर ली और H धीरे धीरे क्या कर रहा है, टूट रहा है, ठीक है। और इंटरमीडिएट जो बना वो ये बन गया कि यहाँ पर Y और H और ये पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से ये इंटरमीडिएट बन गया हमारे पास। यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका मान ज़्यादा होता है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होता है। जो स्टार्टिंग की जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसके लिए हमें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और बाद वाले के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स। सिग्मा का मतलब सिग्मा बॉन्ड से और पाई का मतलब पाई बॉन्ड से। तो जो एरेनियम या एरीन है उस पर इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक करवाते हैं तो क्या बनता है, एरेनियम आयन मैकेनिज्म बनता है। और जो एरेनियम आयन बनता है वो एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स को शो करता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कोई बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल आया, अटैक किया, कहाँ पर, यहाँ पर, और ये पाई कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी डबल बॉन्ड टूटे ही नहीं है, अभी डबल बॉन्ड का ब्रेक ही नहीं हुआ है, अभी भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको पाई कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है। फिर उसके बाद में
ये देखिए H और बाई ये एरेनियम आयन बना हमारे पास, और इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम दे सकते हैं हम, क्योंकि अब पाई बॉन्ड टूट चुका है और लास्ट में यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर रिमूव हो गया और हमें प्राप्त हो गया एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने वाला प्रोडक्ट, जो इस रिएक्शन के दौरान हमें प्राप्त होता है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब देखिए एविडेंस फॉर सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स। हमने सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके एविडेंस की बात करें तो अगर हम यहाँ पर जैसे बात करें, ये बेंजीन और इसके साथ HCl का एडिशन करवा रहे हैं हम, ये इसके साथ में ऐसे जुड़ रहा है तो किसको बना रहा है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स को बना रहा है। किसको बना रहा है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, सॉरी पाई कॉम्प्लेक्स को। अभी जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हुए हैं, तो पाई कॉम्प्लेक्स को बना रहा है। अगर हम HCl की जगह DCl का यूज कर लें, HCl की जगह DCl का यूज कर लें, तो DCl क्या है? D किसको शो कर रहा है? ड्यूटेरियम को। और ड्यूटेरियम क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। तो हाइड्रोजन की जगह DCl का यूज किया जाए तो आसानी से हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास इसी रिएक्शन को वापस रिपीट करते हैं हम, अब हम HCl की जगह DCl ले लें। HCl और इसके ब्रैकेट में लिख देती हूँ DCl, पता चल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की जगह हमने ड्यूटेरियम काम में लिया है। और इसको AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएं, ये यहाँ कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। तो आसानी से अपने क्या कर सकते हैं? एरेनियम आयन बना सकते हैं, एरेनियम आयन बना सकते हैं। और H तो पहले से ही प्रेजेंट था, और H और इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? D, यानी कि D जुड़ गया है और किसकी फॉर्मेशन हो गई है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई है। और यहाँ से AlCl3 जो था वो AlCl4 नेगेटिव में चेंज हो गया। तो ये था सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स का एविडेंस, यानी कि हम अगर अलग अलग प्रकार के आइसोटोप का यूज करें तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ सम इलेक्ट्रो, यानी कि जो हमारे पास में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है, रिएक्शन की बात करें, उन रिएक्शन के अलग अलग मैकेनिज्म किस प्रकार है? तो मैकेनिज्म ऑफ सम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक substitutions। मैकेनिज्म ऑफ सम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, जिसके अंदर पहला मैकेनिज्म आता है नाइट्रेशन मैकेनिज्म। नाइट्रेशन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म हम करवाते हैं तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है?
HNO3 और H2SO4 का यूज कर सकते हैं। इसके लिए जब इनका यूज करते हैं तो इससे नाइट्रोनियम आयन बनते हैं। वो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करते हैं और वो नाइट्रोनियम आयन इस बेंजीन पर आसानी से अटैक कर सकते हैं और नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास H2SO4 और HNO3 ये नाइट्रिक कारक मिक्सचर होता है, इसका यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर HSO4 अलग हो जाता है और प्लस में NHOHNO2 ये बचता है। ये फिर लास्ट में H2O और प्लस NO2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, जिसको नाइट्रोनियम आयन बोला जाता है। नाइट्रोनियम आयन जो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या करता है, बेंजीन पर अटैक करता है। जो H2O है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और H3O पॉजिटिव में चेंज होता है और HSO4 नेगेटिव बनाता है। हमें तो इस इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है इस रिएक्शन के दौरान। तो सबसे पहले हमारे पास ये बेंजीन ये और NO2 जिसको बोला जाता है नाइट्रोनियम आयन, जो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब H और ये आने वाला NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, ये फर्स्ट टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। फिर उसके बाद में अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, H और NO2। अब ये सेकेंड टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी और ये पॉजिटिव चार्ज अब इस ऑर्थो कंडीशन पर आ जाएगा वापस। ये बॉन्ड H और NO2, ये थर्ड नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी। ट्रिपल बॉन्ड से इसको शो कर दिया जाएगा। और अब उसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज H और NO2 इसको बोला जाएगा एरेनियम आयन इंटरमीडिएट। एरेनियम आयन इंटरमीडिएट, ये एरेनियम आयन इंटरमीडिएट वापस लेंगे अपने यहाँ से। यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो स्लो स्टेप में हुई थी। रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होगा वो यही माना जाएगा। अब फास्ट होती है रिएक्शन और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर रिमूव होता है और बेंजीन के ऊपर NO2 जुड़ जाएगा और जिसको क्या नाम दिया जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम दिया जाएगा, नाइट्रोबेंजीन।
प्रकार नाइट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर इस तरीके से रिएक्शन होती है। नाइट्रिक कारक मिक्सचर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। H2SO4 HNO3 को काम में लेते हैं, नाइट्रोनियम आयन बनता है जो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये नाइट्रोनियम आयन या इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस पर अटैक करता है, H और NO2 में चेंज हो जाता है पॉजिटिव। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, यहाँ पॉजिटिव और फिर उसके बाद में यहाँ पॉजिटिव। तो 3 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। और फिर उसके बाद में एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बना और एरेनियम आयन इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करता है और H पॉजिटिव रिमूव हो जाता है और नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन होती है ये इसका स्टेप नंबर फर्स्ट माना जाता है और ये जो रिएक्शन होती है ये स्टेप सेकंड माना जाता है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है बायोमोलिकुलर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है वो बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। तो ये नाइट्रेशन था जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, H2SO4 HNO3 का यूज करके नाइट्रोनियम आयन बनाया। लेकिन अगर हम नाइट्रोनियम आयन बनाना चाहें तो हम फ्यूमिंग HNO3 को भी काम में लेकर के, कौन से को, फ्यूमिंग HNO3 को, फ्यूमिंग HNO3 को भी काम में लेकर के नाइट्रोनियम आयन बना सकते हैं। वो नाइट्रोनियम आयन इस बेंजीनिंग पर अटैक कर सकता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता है। अब हम यहाँ पर फ्यूमिंग HNO3 ले रहे हैं। फ्यूमिंग HNO3 का मतलब HNO3 के 2 मॉलिक्यूल हैं, वहाँ हमने H2SO4 को लिया था, यहाँ पर हम HNO3 को ले रहे हैं और ये किस में टूट रहा है, NO2 पॉजिटिव में टूट रहा है। किस में टूट रहा है, NO2 पॉजिटिव में, प्लस एक क्या बना रहा है, NO3 नेगेटिव और प्लस और ये H2O। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, नाइट्रोनियम आयन बना दिया और ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीन पर अटैक कर सकता है और रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता है। तो ये था नाइट्रोनियम आयन बनाने का प्रोसीजर। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है N2O5। N2O5 का भी विघटन करवाएं तो उससे भी NO2 और O2 बनते हैं, तो NO2 पर पॉजिटिव चार्ज। तो हम नाइट्रेशन का जो मैकेनिज्म करना चाहें तो इससे भी करवा सकते हैं, इससे भी नाइट्रोनियम आयन बनता है। और जो हम नाइट्रिक कारक मिक्सर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वैसे भी नाइट्रोनियम आयन बनता है। तो ये था नाइट्रेशन, इसका प्रोसीजर। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन कई टाइप से होती है नाइट्रेशन। इसके अलावा सल्फोनीनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उनको भी करेंगे हम स्टेप बाइज स्टेप। यहाँ पर हमने सिर्फ नाइट्रेशन की बात की, नाइट्रेशन मैकेनिज्म की बात की। इन सारी रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन जो हैं वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन का ही टाइप मानी जाती है। जनरली एक एरोमेटिक कंपाउंड इस रिएक्शन को शो कर सकता है और ये रिएक्शन वैसे मेनली 5 टाइप की होती हैं, 1-2 और भी शो कर सकती है। बेंजीनिंग, तो बेंजीनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इस रिएक्शन को एरोमेटिक कंपाउंड के द्वारा ही शो किया जाता है। तो आज की क्लास तो हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में